जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो नाज़रीन कराम, आज फिर हम तारीख़ हिंदुस्तान के सिलसिला में बात करेंगे और हमारे साथ शामिल हैं प्रोफ़ेसर शकूर साहब कोटली आज़ाद कश्मीर से, जो कि बड़ी नज़र रखते हैं तारीख़ी वाक़यात के ऊपर और बड़े अच्छे तरीके से जो है वो बयान करते हैं। तो अब हम पहुँचे हैं कि मुगलिया दौर को हमने देखा कि किस तरह उसका इख्तिताम हो गया मुगलिया दौर का, और उसके बाद फिर जो यूरोपियन अक़वाम थी, उन्होंने हिंदुस्तान का रुख कर लिया और जो नौबादियाती निज़ाम था उसकी जो है ना वो बुनियाद वो पड़ना शुरू हो गई। और आज हम देखेंगे, प्रोफ़ेसर साहब से पूछेंगे कि वो क्या वजूहात थी, क्या असबाब थे कि यूरोपीय अक़वाम ने जो है वो हिंदुस्तान का रुख शुरू किया और फिर किस तरह वहाँ पहुँचे, कौन पहले पहुँचा और उसके बाद फिर किस तरह आखिरकार जो है ना वो ब्रिटिश राज वहाँ कायम हुआ। तो प्रोफ़ेसर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत है? बहुत शुक्र है अल्लाह का, ठीक-ठाक बिल्कुल। तो जज़ाकल्लाह आप हमारे साथ शामिल हुए। तो आज आप ये बताएँ कि मुगलिया दौर का इख्तिताम को हमने पिछली किस्त में कवर किया था। तो उसके बाद जो यूरोपियन अक़वाम थी, उन्होंने रुख कर लिया हिंदुस्तान का और फिर यके बाद दीगरे वो आते गए और फिर उन्होंने आखिरकार अंग्रेज़ों ने पूरे फिर हिंदुस्तान के ऊपर जो है वो कब्ज़ा कर लिया था। तो इसका ज़रा पस मंज़र बताएँ कि ये क्या वजूहात हुई कि इन अक़वाम ने देखना शुरू कर दिया था हिंदुस्तान की तरफ? मुर्तज़ा साहब, बुनियादी तौर पर जो 15वीं सदी के इख्तिताम और 16वीं सदी में बरे-सग़ीर के अंदर मुख्तलिफ यूरोपीय अक़वाम की यके बाद दीगरे आमद है। ये असल में उस ब्रॉडर अमल का एक हिस्सा है जिसके नतीजे में यूरोपीय अक़वाम दुनिया की तजारत और बिलख़ुसूस मशरक़ से होने वाली तजारत को अपने कंट्रोल में करने और दूर दराज के खित्तों की दौलत तक अपनी रसाई को मुमकिन बनाने के लिए समुद्रों के अंदर नए रास्ते तलाश किए जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ यूरोपीय अक़वाम जो है वो एशिया, अफ्रीका, लातीनी अमरीका और शुमाली अमरीका के दूर दराज खित्तों तक जा पहुंचते हैं जी। और फिर ये वहां पर अपनी कॉलोनियां बनाई जाती हैं और वक्त के गुजरने के साथ साथ मकामी आबादी को मगलूब करते हुए उन वसीओ अरीज खितों के ऊपर अपना इक़्तिदार आला कायम किया जाता है। इस सारे अमल के दौरान में जो एशिया, अफ्रीका, लातीनी अमरीका और शुमाली अमरीका की जो मकामी आबादियां होती हैं, उन पे बेपनाह मज़ालिम ढाए जाते हैं और उन खित्तों की दौलत को बहुत बेदर्दी से लूटा जाता है। तो जी। तारीख के अंदर इस सारे ऐद को हम कोलोनाइजेशन या नो आबादियात का ऐद कहते हैं। नौबादियात के ऐद को और यूरोपीय अक़वाम की दुनिया के दिगर खित्तों तक रसाई और वहां पर तजारत आगाज में तजारत के जरिए और बाद अज़ां बरह रास्त सियासी इक़्तिदार आला के जरिए जो कब्जे थे, इनको हम उस ऐद का जो पस मंजर है उसको जाने बगैर समझ नहीं पाएंगे कि वो कौन से हालात थे और ये सब कुछ कैसे और क्यों कर मुमकिन हुआ। जी। तो हम देखते हैं कि यूरोप में 5वीं सदी ईस्वी में जो है वो रोमन एम्पायर का फाल हो जाता है जी। और रोमन एम्पायर का जो फाल है वो उससे यूरोप टुकड़ों में बांट जाता है और यूरोप का वो ऐद शुरू होता है जिसे डार्क एजिज या ऐद तारीख कहा जाता है और 1000 साल तक जो यूरोप है वो पापायत बादशाहों और फ्यूडल लॉर्ड्स के निरखे में चला जाता है। तो ठीक। ये जो है ट्राई का यूरोप के अंदर बनता है, इसके नतीजे में यूरोप के अंदर जो है वो जो तहकीक, फिक्र, नई सोच और अफकार और ख्यालात उन सब पर कदगन लग जाती है और यूरोप जो है वो इंतहाई पसमानदगी और ज़हनी फरसुदगी का शिकार हो जाता है।
ठीक। इस सारे असनाद में जो आलम इस्लाम है और चाइना है, जापान है, यहाँ पर इल्म की शम्मा जलती रहती है। और हम देखते हैं कि बेपनाह तकनीक के हवाले से, ख्यालात और अफकार के हवाले से, फलसफे के हवाले से, साइंस की मुख्तलिफ ब्रांचों के हवाले से एक बहुत शानदार काम होता है। लेकिन यूरोप इस सारे ऐद के अंदर जो है वो किसी किस्म की जो फलसफियाना या साइंटिफिक तरक्की या तहकीक इससे आरी रहता है। ठीक। तब कहीं जाके जब 14वीं सदी ईस्वी में मशरक के अंदर जवाल आना शुरू हो जाता है, बगदाद की जो मंगोल है वो ईंट से ईंट बजा देते हैं, चाइना के अंदर जवाल आना शुरू हो जाता है, तो यूरोप हमें 1000 साल की जो वो ऐद है उससे अंगड़ाई लेते हुए नजर आता है। और जी। यूरोप के अंदर जो जदीद अलूम व फनून या फलसफा है उसके नतीजे में वो यूरोपीय ज़हन जिसको पापायत ने, फ्यूडल लॉर्ड्स ने और बादशाहों ने मफलूज करके रखा हुआ था, वो यूरोपीय ज़हन जो तहकीक से बहुत आरी था, वहाँ एक नया ऐद शुरू होना शुरू होता है। और इसकी भी जो मतलब हिस्टोरिकल रीजन ये है, वो ये है कि मतलब सबसे पहले जो इस्लामिक फिलॉसफी है वो यूरोप के अंदर पहुंचती है। ये जो इटली के साहिली शहर है, सिसिली है, वेनिस है, फ्लोरेंस है, और ठीक। यहाँ पर जो इब्ने रुशद है, इब्ने रुशद को कोई 300 साल तक यूरोप की जामियात में पढ़ाया जाता है। और इब्ने ठीक। रुशद के बारे में ये कहा जाता है कि यही वो शख्स था जिसने यूरोप को अहले यूरोप से मुतारफ कराया। यानी कहने का मतलब इस कोटेशन का यह था कि वो तमाम यूनानी उलूम, अरस्तु, अफलातून, सुकरात, तालिस मलीती, फिसागोरस, और वो जो सारी डेवलपमेंट एक टाइम यूनान के अंदर हुई थी, जिसमें बाद अज़ां मुसलमानों ने एक बहुत खातर खा उसमें इजाफा किया और उसको बहुत आगे बढ़ाया और नजरी साइंसों की बुनियाद रखी, तो वो सारे अलूम व फनून और वो सारे अफकार जो हैं वो यूरोप तक इब्ने खल्दून की सूरत में और दूसरे मुसलमान साइंसदानों और फिलासफर्स के अफकार की सूरत में यूरोप तक पहुंचते हैं। तो यूरोप के अंदर एक नया यूरोप जो है वो जन्म ले रहा होता है, जिसमें मजहब को जो है वो सियासत से अलहदा कर दिया जाता है, और जो मज़ाहिर फितरत है, दुनिया है, उसके मतलब जो फिलासफर्स के अफकार हैं वो हमें हर जगह परवान चढ़ते हुए दिखाई देते हैं, जिसके नतीजे में यूरोप के अंदर खिर्द फरोजी की एक तहरीक शुरू होती है, जिसे रिनेसांस या उर्दू में हम निशाता सानिया कहते हैं। जी। तो निशाता सानिया ने यूरोपी बंद दिमाग के दरीचों को खोल दिया, जिसके नतीजे में नई नई जो थी दरियाफ्तें होना शुरू हुई, नई नई इजादात होना शुरू हुई। इसी दौरान हम देखते हैं कि न्यूटन, केपलर, कोपरनिक्स और दूसरे साइंसदानों के जो नजरियात थे, उनकी जो थीरी सामने आई, उन्होंने अहले यूरोप के सोचने और समझने और अमल करने के अंदाज को बिल्कुल बदल के रख दिया। जी। तो इस सारे घटना में जब मशरक जवाल का शिकार हो रहा था, तो मगरब जो है वो खिर्द फरोजी और रिनाइसांस की वजह से सदियों की जहालत और तारीकी से छुटकारा पाते हुए एक नए ऐद के अंदर दाखिल हो रहा था। जी। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर जो तहकीक का अंसर था, दरियाफ्तों का अंसर था, और शायद वर्ड्सवर्थ ने बहुत खूबसूरत कहा था कि 1000 साल तक अहले यूरोप जो है वो फितरत की बेमार महार ताकतों के सामने झुकने के बाद अब इनको तस्कीर करने पर कमर बस्ता हो गए थे। तो जी। ये हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर नए नए रास्ते तलाश किए जाते हैं, दूर दराज के खित्तों तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जब हम मशरक के साथ यूरोप का देखते हैं, तो मशरक चूंकि बहुत तवील अरसे से एक सिविलाइजेशन का मरकज रहा, बहुत वसी और इस खित्ते थे और बेपनाह दौलतमंद खित्ता था, और इसकी जो तजारत थी उससे जो है वो यूरोप बहुत कदीम जमाने से आशना था। यानी ये नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर या चीन के अंदर 15वीं या 16वीं सदी ईस्वी में यूरोपीय अकवाम के आने से
यूरोप और एशिया के दरमियान तजारत शुरू हुई, बल्कि ये तजारत बहुत पहले से जारी हो सारी थी। लेकिन समुद्रों के दरमियान इस तजारत के ऊपर जो कंट्रोल था वो उस ऐद में या मिस्री ममलूकों का था, या फिर जब 1453 में उस्मानियों ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया, तो ये दो ताकतें थी, बहरी ताकतें, जिनके जरिए जो है वो हिंदुस्तान का माल पहले कायरो, इस्कंदरिया और दमिश्क की बंदरगाहों तक पहुंचता था, और वहां से फिर ये माल जो है तजारती माल वीनस और जिनेवा की मंडियों तक पहुंचता, फिर वहां से उस माल को पूरे यूरोप के अंदर सप्लाई किया जाता था। तो एक तो बड़ी रीजन थी। अब जब यूरोप के अंदर इस एक मुहिम जुई का और नए नए खित्तों और इलाकों की दरियाफ्त का आगाज होता है, तो सबसे पहले ज़ाहिर वो मशरक को फोकस किया जाता है, और यूरोपीय अकवाम के दरमियान एक मुसाबकत और मुकाबलाबाजी शुरू हो जाती है कि कौन सबसे पहले मशरक की जो तजारत है उस तक बराह रास्त पहुंचता है। तो इसमें मतलब पुर्तगेज जो है वो बाकी यूरोपीय अकवाम को पीछे छोड़ देते हैं, और वहां पर मशरक से तजारत के लिए समुंदर के अंदर नए रास्तों की तलाश का एक आगाज होता है। तो ये वो वाकयात और असबाब थे कि जिनके नतीजे में जो है वो हम देखते हैं कि मशरक जवाल का शिकार होता है, मगरब में रिनाएसांस, खिरदो फरोजी, उसके नतीजे में नई दरियाफ्तें और नई ईजादात, और फिर वो सारी चीजें यूरोप को इस काबिल करती है कि वो आगे चल के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बर्पा करता है, जिसके नतीजे में दुनिया में एक सनती इनकलाब आता है और सारी दुनिया की हैत और तारीख को बदल के रख देता है। जी, तो हम लोग जब पढ़ते हैं या देखते हैं तो हमारे ज़हनों में एक ही बात आती है, और हमारे नाज़रीन भी यही समझते हैं कि ये अंग्रेज़ थे जो आए थे या बरतानवी थे जो, जबकि सबसे अंग्रेज़ तो मेरे ख्याल में आखिर पे आए हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने सबको शिकस्त दे के आखिरकार कब्ज़ा कर लिया, लेकिन सबसे पहले जो हिंदुस्तान तक पहुँचे वो पुर्तगाली थे। तो इसका ज़रा बताएँ कि किस तरह ये वहाँ पहुँचे, कौन सबसे पहले गया और फिर ये कितना अर्सा वहाँ रहे, फिर बाद में जो दूसरे आ रहे हैं? जी जी सर, बिल्कुल आपने बहुत दुरुस्त निशानदेही की। बल्कि यहाँ हमारे यहाँ भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी हिंदुस्तान के अंदर जो यूरोपीय अकवाम की आमद है उस में वो सिर्फ यही समझते होते हैं तारीख से नाआशनाई के सबब के कहीं अंग्रेज ही उठे और आके बरसगीर के ऊपर काबज हो गए, जबकि ये एक बातदरीज लंबे अरसे का अमल था, जिसके नतीजे में सबसे आखिर में यूरोपीय अकवाम में से जो है वो अंग्रेज बरसगीर के अंदर है। यानी इनसे पहले पुर्तगेज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, डेनमार्क वाले आए, और इन्हीं इसी असरा पे सबसे आखिर में अंग्रेज आते हैं। जी, तो अब बरसगीर के अंदर हम यूरोपीय अकवाम की आमद देखते हैं, तो डेफिनेटली जो है ना वो 1497 में पुर्तगाली जो है वो एक 37 साल जो मलाह होता है वास्को डी गामा, जी, उसको भेजा जाता है, और वो 4 जहाजों का 170 के हमले पर मुश्तमिल कारवां लेके जो है वो अफ्रीका की तरफ रवाना होता है, और उस मुहिम का मकसद जो है वो हिंदुस्तान का रास्ता तलाश करना है। इस जी, असरा में एक स्पेनिश जो है वो कोलंबस भी हिंदुस्तान की दरियाफ्त के लिए निकला था, लेकिन वो समुद्र में रास्ता भटक के जो है वो अमेरिका की तरफ निकल गया, और उसने एक नया बर आजम दरियाफ्त कर लिया जी, 1492 में। लेकिन जी, पुर्तगेज जो है वो चूंकि बहुत अरसे से इस पे काम कर रहे थे, और उस वक्त का जो पुर्तगेज बादशाह था उसने अपने जो खजाना था उसका एक बेपना इस्तेमाल उन वसाइल का किया था इस मुहिम के लिए कि हिंदुस्तान का जो रास्ता है वो तलाश किया जाए। तो 1497 में जब कोलंबस लिस्बन से रवाना होता है, तो वो आप जरा तारीख के बहुत गहरा तल्लुक रखते हैं, तो उसको बड़े मतलब जाओ जलाल से रुखसत किया जाता है, उसके कारवान ये को पूरा वास्को डे लिस्बन जो है गामा, वास्को डे गामा रवाना हुआ था। जी, जी जी वास्को डे गामा, और जी, पूरा वो लिस्बन जो है वो सड़कों पर निकल आता है, पादरी जुलूस के आगे नात गा रहे हैं, और ख्वातीन और लड़कियों की एक बड़ी तादाद छतों से उस जुलूस का मंजर देख रहे होते हैं। तो जी, वो जब वहां से रवाना होता है, तो वो
मतलब अफ्रीका के जो जनूबी साहिल है, मशरकी साहिल है, उसकी तरफ सफर करते हुए चला जाता है। और जब वो केनिया के अंदर पहुंचता है तो उसे वहां जो है वो एक मुसलमान ताजर जो गुजरात का था वो मिलता है। वहां तक जी पुर्तगेज बिल्कुल अनसर्टन थे वहां पहुंच के भी के वहां से आगे समुंदर के जरिए हिंदुस्तान का रास्ता तलाश करना बिल्कुल ऐसा ही था जैसे कोई अंधेरे में सुई तलाश करना था। जी तो वहां तारीख के अंदर एक ऐसा छोटा सा इंसिडेंट होता है जो आगे चल के पूरी जो आलमी तारीख है उसका नक्शा बदल देता है कि उसको वहां पर एक गुजराती ताजर मिलता है और वो गुजराती ताजर बहरे हिंद के रास्तों से बहुत वाकिफ होता है। जी तो पुर्तगेज ताजर के बताए हुए रास्ते और उसकी हममसरी में जो है वो फिर 1498 में, गालबन मई 1498 में कालीकट के मकाम पर जो है वो वास्को डे दी गामा जो है लंगर अंदाज होता है। जी और ये नुक्ता आगाज होता है हिंदुस्तान के अंदर यूरोपीय अकवाम का, और यही नुक्ता आगाज बनता है पूरी दुनिया के अंदर आगे जाके नौबादियात के दौर का और नौबादियात बनाने के अमल का। तो जी इस जी जी तो अब ये देखें कि हम लोग यही समझते रहे हैं कि वास्को डे गामा एक स्याह था। असल में ये स्याह नहीं था, एक एक्सप्लोरर था, ताजर था, बल्कि ये कहना चाहिए कि एक किस्म के कज़ाक थे, क्योंकि ये खाली दरियाफ्त करने नहीं, इनके तो पूरे तोपें फिट की हुई थी जहाजों के ऊपर, और इसने वहां कलकत्ता में जाके कालीकट में काफी जो है ना वो लोगों को कत्ल भी किया था। जी सर, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मतलब वो स्याह नहीं था, बल्कि इस सारी मुहिम के पीछे जो है उस वक्त की जो पुर्तगेज हुकूमत थी उसकी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी। जी और उन जहाजों को जो हिंदुस्तान में पहुंचे उसमें उस वक्त की जो जदीद तरीन तोपें जो है वो नस्ब थी। और आगे चल के भी हम यही देखते हैं कि पुर्तगेज का जो हिंदुस्तान के अंदर अमल रहा है वो बिल्कुल जैसे आपने फरमाया समुद्री कजाकों वाला ही था। जी तो जब ये पहुंचता है 1498 में, तो उस वक्त कालीकट का जो राजा होता है, राजा जेमरून, जी आज जब ये पहुंचते हैं और जो कुछ ये वहां तोहफे के तौर पर देते हैं, तो उससे वो ये समझता है कि ये कोई किसी अमीर कबीर मुल्क का सफीर नहीं, बल्कि ये तो कोई समुद्री कजाक है। जी और फिर जब ये वहाँ उस राजा से वहां पर अपनी कॉलोनी बनाने की इजाजत और पुर्तगाली ताजरों के माल तजारत पर टैक्स की माफी की दरख्वास्त करता है, तो जेमरून उसको मुस्तरद कर देता है। के कोई कनेक्शन भी जो है ना वो खराब हो रहा है, बीच में आवाज कट रही है। तो अब हम इसी पे इस किस्त को जो है वो खत्म करते हैं कि वास्को डे गामा जो है वो पुर्तगीज वो वहां पहुंचा कालीकट में, और उसका जो पहली जी मुहिम है उसके बाद ये दोबारा भी गया था, लेकिन इसके बाद फिर एक कुबराल जो है ना वो इसका एक दूसरा पुर्तगेजियों का एक्सपीडिशन गया था। तो फिर अगली किस्त में मेरा ख्याल है कि हम इसको कवर कर लें। क्या ख्याल जी नाजरीन अकराम, हमारा राब्ता जो है वो बैड कनेक्शन की वजह से कोटली में कट गया है प्रोफेसर अब्दुल शकूर साहब के साथ। वैसे हमने काफ़ी चीज़ें जो है ना वो कवर कर ली हैं। जो पुर्तगीज वास्को डे गामा का जो पहला एक्सपीडिशन था, जो वो लिस्बन से चलता है और कलकत्ता कालीकट तक पहुंचता है। तो उसके बाद जब हम अगली किस्त में हम यहाँ से फिर दोबारा शुरू करेंगे, तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आते हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि प्रोफेसर साहब बड़ी मेहनत करके बड़े अच्छे तरीके से पेश करते हैं अपने प्रोग्राम को, और हम तारीखी हकाइक बयान करते हैं और काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है। तो हमें आपकी हौसला अफजाई चाहिए, ताकि आप हमारी अगर हौसला अफजाई करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, तो हम इंशाल्लाह अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपके लिए लेकर हाजिर होते रहेंगे। खुश रहें, खुश रखें और खुदा हाफिज।